महर हूँ और मैं कारंदाज के साथ डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के ओहदे पे काम करती हूँ। कारंदाज के एसएमई टॉक्स के इस पहले सीरीज में हम बात करेंगे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों पे कोविड का जो इम्पैक्ट पड़ा है। इसके लिए कारंदाज ने 3 मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे पास आज हैं समीना मसूद। समीना मसूद मुराद टेक्सटाइल्स की सीईओ हैं। ये हमसे लाहौर से बात कर रही हैं। मुराद टेक्सटाइल्स 2014 में समीना ने शुरू किया। आज समीना जो है वो पाकिस्तान के नामवर वुमेन्स क्लोथिंग ब्रांड्स को अपनी एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस जो हैं वो डिलीवर करती हैं और समीना के 150 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आज के, वो हैं मुसद्दिक जुल्करनैन साहब। मुसद्दिक जुल्करनैन साहब ने इंटरलूप लिमिटेड 1992 में शुरू किया अपने एक दोस्त के साथ। आज इंटरलूप निटवेयर, यान, डेनम और होजरी के बिजनेसेस में दुनिया के नामवर ब्रांड्स को अपना प्रोडक्ट फराहम करते हैं। इंटरलूप लिमिटेड के तकरीबन 26,000 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो नवीद गुराया हैं। नवीद गुराया कारंदाज पाकिस्तान के साथ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के ओहदे पे फायज हैं। नवीद और इनकी टीम बैंकिंग, लीसिंग कंपनियों और दीगर कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं और उनके ताउन से छोटे और दरमियाने दर्जे की सरमाए तक रसाई को मुमकिन बनाते हैं। तो हम आगाज करते हैं अपने इस डिस्कशन का और सबसे पहले मैं समीना से सवाल करना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए समीना, आप अपना जो सफ़र आपने तय किया है 2014 से, वो ज़रा आप हमें बता सकेंगी? मैं पहले कुछ फैब्रिक का काम कर रही थी। मुझे पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी मुख्तलिफ जगहों से करवानी होती थी और एम्ब्रॉयडरी में मुझे बहुत सारे इश्यूज आए। सो उसमें मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुझे खुद से इस काम को करना है, मशीन्स लगानी है। सीखा, 2 मशीन से स्टार्ट किया, फिर 2 मजीद ली, इसी तरह से 2-4 करते इस वक्त 24 मल्टी हेड मशीन्स हैं मेरे पास। अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं। सफायर है, बैजे है और इस तरह के मजीद अच्छे ब्रांड्स ऐड हो रही हैं। सफर बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है काफी, लेकिन किया। तो समीना, आपकी डेली प्रोडक्शन अब कितनी होगी? एक्चुअली हम लोग जो उसको देखते हैं ना, वो स्टिचेस के हिसाब से देखते हैं। हमारी एक मशीन 3.5 लाख स्टिच अगर निकालती है तो हम लोग बेहतर पोजीशन पे होते हैं। मतलब पर 1000 स्टिच हमारा तय होता है पार्टी के साथ और उसमें सूट रेट्स के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसमें मेजर जो पॉइंट है वो स्टिचेस, कितने स्टिच का डिजाइन है। एक मशीन आपकी 3.5 लाख स्टिच, 4 लाख स्टिच आसानी से निकाल सकती है अगर आपको लेबर अच्छी मिली हो तो। आपने रेंटेड फैसिलिटी में शुरुआत की, लेकिन अभी आप अपनी फैक्ट्री खड़ी करने जा रही हैं। अभी भी रेंटेड बिल्डिंग में ही हैं हम लोग और हमारे साथ मुझे करंदाज ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बिल्डिंग तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर है। कोविड की वजह से हमारा लेट हुआ है ये जो काम था और इंशाल्लाह कोशिश है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग अपनी बिल्डिंग में मूव कर जाएं। You have already touched upon जो मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रही थी, और वो है कि आपके कारोबार पर कोविड का क्या असर हुआ है? एक्चुअली मैं आपको समझाती जाऊं ये चीज के जिस वक्त ये ब्रांड्स काम स्टार्ट करते हैं, लाइक इन्होंने अगर समर का स्टार्ट करना है तो ये सबसे पहले फैब्रिक अपना तैयार करते हैं, उसके लिए कोया लेते हैं या लूम से कपड़ा लेते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर डाइंग होता है या उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। लास्ट में ये हमारे पास आते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। उस वक्त तक ऑलमोस्ट इनकी जेबें खाली हो चुकी होती हैं और इन्होंने सब कुछ पे ऑफ कर दिया होता है। सो हमसे क्रेडिट के ऊपर काम करवाते हैं और अगर मार्केट अफेक्ट हो
जो कि कोविड की वजह से हुई, तो फिर बहुत बैड इफेक्ट आता है कि हम जो क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं हम सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, जबकि इन मशीनों के ऊपर डेली आपको जो एक्सपेंस है वो अच्छा खासा है। उसमें आपका धागा है, उसमें आपकी जैसे मशीनों की मुख्तलिफ चीजें आती हैं, नीडल्स हैं, आपकी लेबर आपसे एडवांसेस लेती है, आपने रेंट अपना पे करना है, लेकिन ये सब चीजें आप नहीं कर सक रहे होते हैं क्योंकि आप क्रेडिट के ऊपर काम करके देते हैं। कोविड के बाद जो धागा था जो क्रेडिट पे आता था वो टोटली कैश के ऊपर चला गया। मैक्सिमम चीजें कैश के ऊपर, यानी हम कैश देंगे तो हम उनसे चीजें परचेज करेंगे जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें पार्टी क्रेडिट के ऊपर ही लेके आती है। पेमेंट्स में इश्यूज आए हैं, काफी इश्यूज आए हैं, क्वांटिटीज लोगों ने कम बनवानी शुरू की, तो कोविड का बहुत बैड इफेक्ट आया है। बाकी बिजनेसेस के ऊपर भी आया है, बट आई थिंक एम्ब्रॉयडरी लाइन के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास इस मतलब बहुत कम क्वांटिटीज होना शुरू हो गई, मशीनें बंद होना शुरू हो गई। उस सब चीज में सिर्फ एक ही चीज जो मुझे समझ में आई कि मुझे अपनी लेबर पे ऑफ नहीं करना है। मैंने उनको टोटली उनकी सैलरीज पे की और उनको अपने साथ अटैच रखा कि जिस वक्त कल को सब हालात बेहतर होंगे और काम आएगा हमारे पास, तो फिर यही लेबर हमारे काम आएगी। ठीक, तो कोविड के दौरान आपने कोई ले ऑफ्स नहीं किए? नो, मुझे करण ठीक है। दास ने उन दिनों में भी बहुत सपोर्ट किया, करण दास ने बहुत सपोर्ट किया। हमने करण दास ने भी हमें मतलब अमाउंट पे की, सैलरीज के हिसाब से भी हमें करण दास ने साथ साथ सपोर्ट किए रखा। और आप ये देखें कि मैंने घर बैठे उनको जैज कैश के जरिए भी मैंने लोगों को पैसे पे किए हैं। मुसद्दिक साहब, समीना की बातें तो हमने सुनी, बड़े बिजनेसेस जैसे इंटरलूप है, तो बड़े बिजनेसेस पे कोई कोविड का इफेक्ट आया है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए जिस तरह हमारा ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने फिर कुछ सहूलियत दे दी कि हम लोग अपने कारोबार को रिज्यूम कर सकते हैं, चला सकते हैं। और क्योंकि मुल्क का इन्हिसार भी जो था वो दरामदात पे था, तो उसमें अपनी जो भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है उससे चला सकते थे। अब उसमें अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमें छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस से जो हमें मदद मिलती है अपना बिजनेस चलाने में, जहाँ तक हमारे इदारे का ताल्लुक है, हमें बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारा ज़्यादातर हम बहुत ऑर्गेनाइज किस्म के दरमियाने और छोटे दर्जे के बिजनेस से काम करते हैं। और जब बिजनेस बंद हुए, हमारे तमाम ऑर्डर जो थे मनसूख कर दिए गए बाहर, क्योंकि सब दुनिया में ताले लग गए थे और वहाँ पे दुकानें चल नहीं रही थी। तो हमारी तो अपनी सारी मशीनें बंद हो गई। जो लोग हमारे लिए काम करते थे उनको भी एकदम काम बंद करना पड़ गया। तो शुरू में तो हमने ये किया कि हमने जो लोग हमारे लिए काम करते थे और बहुत छोटे थे, और उनकी जो लेबर है, जो उनके वर्कर हैं, वो उनपे इंहिसार करते थे, तो हमने एक तरह के अमदादी तौर पे, कर्जे के तौर पे नहीं, उनको हमने कुछ कैश शुरू में दिया कि भाई हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने बहुत ज्यादा नहीं, मगर हमने कुछ कुछ पैसा सब लोगों को बांटा कि आप अपने मजदूरों में बांट दें, और ताकि उनके 1-2 महीने का खर्चा चलता रहे और हम भी सुकून से ये अपना वक्त गुजार सकें कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। जब बिजनेस दोबारा बहाल हुआ तो ज्यादातर लोग तो जो थे वो हमें सप्लाईज आनी शुरू हो गई। तो 5-6 कम से कम ऐसे लोग थे जिनके पास उनको वर्कर्स के मसाइल आ गए, उनको वर्कर नहीं मिल रहे थे या उनके वर्कर वापस नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि इसमें इनकी मदद करनी चाहिए, और हमने उनको काफी सारा पैसा जितना जितना उनको जरूरत थी एडवांस के तौर पे दिया कि हम आपकी जो जब माल आएगा उसमें से पेमेंट होगी, उसमें से काटते जाएंगे, आप फिलहाल ये पैसा ले लें और अपने मजदूरों को जो उनका बकाया जाता है वो दें और उनको बुलाएं और अपना काम बहाल करें। तो वो भी हो गया बहाल। मगर इसके साथ साथ मैं ये बताता चाहूँ, जिससे समीना ने कहा, जो और बड़े मसाइल इसके जो मुझे पता चला है लोगों से इधर उधर से, वो ये है कि सिर्फ ये नहीं था कि आप के पास कैश है या नहीं है। अगर है भी तो आप बहुत सारे, जिस तरह समीना कह रही हैं कि ये धागा बाजार से लेती हैं, तो एम्ब्रॉयडरी का धागा फॉर एग्जाम्पल सारा इम्पोर्टेड है। ज्यादातर ये बाहर के मुल्कों से आता है, चाइना से बहुत ज्यादा आता है, और चाइना से और बाकी तमाम मुल्क से बरामद करके वहां से शिपमेंट्स बंद हो गई। तो पाकिस्तान में अब जो छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेस है वो खुद इम्पोर्ट नहीं कर पाते, वो किसी ना किसी और इम्पोर्टर पे इंहिसार करते हैं।
तो चीजों की मुझे अब इसके एम्ब्रॉयडरी के धागे का तो पता नहीं, मगर बेशुमार चीजों की शॉर्टेज हो गई या लोगों ने उसकी प्राइसेस बढ़ा दी, उनकी कीमतें बढ़ा दी। तो अब अगर समीना से कुछ चीज खरीद रहा है और उसके उनसे रेट तय है, उसने तो इनको वही पे करना है, मगर इनको जो एम्ब्रॉयडरी का धागा है वो महंगा मिल रहा है उन हालात में। दूसरे जो हमने मसाइल देखे कि जब हमें इजाजत दे दी थी हुकूमत ने, तो उन्होंने कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन में तमाम ट्रांसपोर्ट हर चीज बंद कर दी गई। अब हजार लेबर हमारी आती है और हमें फैक्ट्रियां चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी छापे मार रही थी, जिनके पास इजाजत नामे नहीं थे वो चला नहीं सकते थे, वो गाड़ियां भी नहीं चला सकते थे। तो हमारे जैसे बड़े इदारों के लिए तो मुश्किल नहीं था, हमारे तो गवर्नमेंट ने फौरन खुद ही से नोटिफिकेशन कर दी कि इनको चलने दे और इनकी लेबर के लिए जो बसें चलती है उनको भी चलने दें। और जो दरमियाने और छोटे साइज के लोग थे, उन जो कि हजारों हैं, उनको ये सहूलत मुयसर नहीं थी। अब अगर उन्होंने मेरे लिए काम करना है तो उन लेबर तो उनको भी चाहिए, उन्होंने डोमेस्टिकली काम करना है, करने की इजाजत भी तो उसकी भी चाहिए। तो अब वो जिली इंतजामिया के पीछे भाग रहे हैं, पुलिस के पीछे भाग रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी चल रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल भी उनको सामना करना पड़ा। मगर जो समीना की बात से मुझे बात समझ आई कि हमारा जो एक जनरल जिसे कहना चाहिए जो हमारा तरीकाकार बन गया है कि आधार पे काम करो। तो बड़े इदारे जो हैं वो अपना कैश फ्लो या अपना वर्किंग कैपिटल कम रखते हैं और छोटे इदारों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। तो ऐसे हालात में तो उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी कि सारा जो है बोझ वो जो सबसे कमजोर उस लड़ी का हिस्सा है उस पर मुंतकिल हो गया और वो उसको सहार नहीं सकते। गुज़िश्ता साल में हुकूमत पाकिस्तान ने छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस की असिस्टेंस के लिए काफी स्कीम्स निकाले थे। तो आपकी राय में ये जो एसएमईज हैं इनकी रसाई हुई इन स्कीम्स तक? बहुत अच्छा सवाल है मेहर। एक तो थोड़ा सा मसला ये है कि हम जब एसएमईज कहते हैं या छोटे और दरमियाने दर्जे का बिजनेस कहते हैं तो इन कारोबारों को हमने आपस में जोड़ दिया है, जबकि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं इनके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ। दरमियाने के दर्जे का बिजनेस जो है, कुछ लोग तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके तमाम हिसाब किताब भी हैं, बैंक्स के साथ ताल्लुकात भी हैं, और कुछ नीम मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइज्ड हैं जिनके कुछ ना कुछ कम से कम रिकॉर्ड है, चीजें हैं, कुछ उनको अंदाजा है। उनमें से बेशुमार ऐसे होंगे दरमियाने दर्जे के जिनके पास बड़ा वाजबी सा ये है। मगर छोटे दर्जे के जो कारोबार हैं उनमें तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके ना बैंक्स के साथ ताल्लुकात हैं, ना उनको हिसाब किताब का पता है। वो तो अपना सुबह शाम अपना काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूह की बिना पे बदअतमादी की वजह से और जो हाई हैंडेडनेस है जो कि ज्यादती करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट वाले, उसकी वजह से बहुत लोग घबराते हैं टैक्स और अपना रिकॉर्ड रखने में। और बहुत छोटे दर्जे में तो लोगों के पास रिकॉर्ड रखने की सलाहियत ही नहीं है। वो प्रॉपर एक अकाउंट्स के आदमी को रखें और सारा कुछ रखें, इतना उसका ओवरहेड बर्दाश्त करें, वो मुमकिन नहीं है। इतनी सलाहियत या कैपेसिटी ही नहीं है। अब मैं ये तमीद इसलिए बांधी है कि हुकूमत ने बहुत अच्छी स्कीम, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने जितनी पाकिस्तान में अच्छी मुदाखलत की है इस चीज के लिए, वो हमारे जैसे मुल्कों में बहुत कम ऐसा हुआ है। ये बात मानने वाली है। मगर अब जिससे कि स्टेट बैंक ने जो स्कीम निकाली कि हाँ वो 3 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो कर्जे के तौर पे दे देंगे, और उन्होंने मुख्तलिफ दर्जे मुकर्रर किए कि अगर छोटे दर्जा है तो उसको 100% मिल जाएंगी और इतने मिल जाएंगी, और 3 महीने की तनख्वाहें वो ले लें, और उससे बहुत वाजिबी सा एक इंटरेस्ट 1-2-3%, और वो 2 साल में किस्तों में वापस कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी स्कीम थी। मगर सवाल तो वो स्टेट बैंक खुद तो पैसे नहीं दे सकता, स्टेट बैंक तो पैसे देता है बैंकों के थ्रू। अगर एक छोटे दर्जे या दरमियाने दर्जे का जो कारोबार है उसके बैंक से ताल्लुकात ही नहीं है और बैंक उनको पैसे देने को तैयार ही नहीं है कि उनके, तो वो उनको पैसा कैसे मिलेगा? और दूसरी फिर चीज ये है कि क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत सारे बैंक्स की ये कंडीशन थी और एक लिहाज से सही भी थी, खासकर बड़े कारोबारों के सिलसिले में, कि लोग अपनी जेब में पैसे न डाल दें और मजदूर बेचारा बैठे ही रह जाए। तो ये जितनी है इसका रिकॉर्ड रखा जाए और ये बैंक के जरिए ट्रांसफर हो। तो अब छोटे में तो कैश पे करते हैं आप। अब वो अगर आप अपने सबूत देना है कि हाँ ये पैसे मैंने 10 लाख लिया है और मैंने ये मजदूरों में बांटा है, तो आप कैसे देंगे? और पहली बात तो बैंक पैसे नहीं देगा, दे देगा तो ये मेरे ख्याल में उसका उतना फायदा नीचे नहीं पहुंच सका जितना पहुंचना चाहिए था। तो ये चीजें फिर इस तरह से एक टफ स्कीम आई कि लोगों को आगे ये है कि स्टेट बैंक जो है वो कुछ बड़े अच्छे निर्खों पे पैसा फराहम करता है बैंकों को,
ताकि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं माल, उसकी अगर अपनी उन्होंने कारखाना लगाना है, उसका कारोबार खड़ा करना है, तो उनको बड़े बड़े ही बैंक के जो नाम अमूमी तौर पे जो रेट होता है उससे बहुत कम रेट पे कर्जा मिल जाता है और वो आप उसको कर सकते हैं। मगर जो डोमेस्टिक कारोबार है, मकामी तौर पे जो चीजें बेचते हैं, उनको ये सहूलत हासिल नहीं थी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, ज्यादा इफेक्ट तो आया मकामी कारोबार के ऊपर, तो मकामी कारोबार तो बिल्कुल ही बंद हो गया और जहाँ पे उनको जरूरत थी मदद की कि अपनी कैपेसिटीज को बेहतर करें या अगर कोई आप लगाना चाहते हैं तो करें, तो उसके लिए जो हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने एक टफ स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें फिर बहुत ही कम जो है शरह सूद पे पैसा फराहम किया जाना था और वो पैसा जो है डोमेस्टिक हो, एक्सपोर्ट हो, दोनों ले सकते थे। अब उसमें फिर वही मसला है कि छोटे और दरमियाने कारोबार का तो बैंक से रिलेशनशिप ही नहीं, और वो सारा पैसा भी जो है वो जो बड़ा है या ऑर्गेनाइज दरमियाना है उसको चला गया। तो मुझे असमीना सही बता सकती है, मेरा अपना अंदाजा ये है कि हुकूमत ने जो स्कीमें अनाउंस की हैं, तो इसमें से अगर कोई इनडायरेक्ट तौर पे फायदा पहुंचा होगा, ये होगा कि कुछ मजदूर ऐसे होंगे जिनको एहसास प्रोग्राम में कुछ पैसा मिल गया होगा, मगर जो सीधी इमदाद कह लें कि छोटे दर्जे के बिजनेस की और दरमियाने दर्जे के बिजनेस की है, जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह पैसा अवेलेबल था, वो इनके बैंकेबल ना होने की वजह से, इनके बैंक के साथ ताल्लुकात ना होने की वजह से और अपने रिकॉर्ड की मेंटेनेंस की वजह से ये वो उस तरह से फायदा पहुंच नहीं सका जितना के पहुंचना था। कुछ मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ वो भी मुश्किलात आई हैं, वो हमने भी कोशिश की, लेकिन बैंक ने बिल्कुल उसके ऊपर हमें आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। बैंक का ये कहना था कि 2 से 3 महीने लगेंगे इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और उसके लिए आपको गारंटी के तौर के ऊपर कुछ ना कुछ अपना शो करवाना होगा। मेरे पास जो जमीन थी मैंने उसका भी उनको पूछा, लेकिन उनके प्रोसेस इतने लंबे थे कि मैं उसका फायदा ही कुछ नहीं था। उतने टाइम में तो मैं ख्याल है कि हम लोग खुद मेहनत कर करके आगे को निकलना शुरू हो चुके हुए थे कि हम खुद से पे ऑफ कर रहे थे लोगों को। करंदाज ने तो हमसे कोई गारंटी नहीं मांगी, करंदाज ने कोई जायदाद के पेपर्स नहीं मांगे हैं, लेकिन बैंकों ने कहा कि जी ये तो कैटेगरीज जो बन गई हैं, हम सबसे पहले उनको देखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी हमसे लोन पास करवाए हुए हैं, जिनकी ऑलरेडी गारंटीज हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू। तो ये बैकग्राउंड लेके आप दोनों का क्या ख्याल है कि मजीद क्या इकदामात किए जा सकते हैं ताकि एसएमईज की सरमाए तक रसाई को मुमकिन बनाया जा सके? मुसद्दिक साहब, पहले मैं आपसे जवाब लूंगी। मेरा ख्याल में 2-3 चीज़ें इसमें करनी पड़ेंगी। कुछ तो जो कोलेटरल्स और गारंटीज़ का जो सिस्टम है उसमें स्टेट बैंक को कुछ नई स्कीम लानी पड़ेगी, और कुछ आ भी रही है कि हुकूमत ने भी कहा है कि हम गारंटी दे सकते हैं उनकी बुनियाद पे। जो आपकी बदकिस्मती से जो हमारी सारी इकोनॉमी है ना, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर आप वरना तो सप्लाई चेन में आप जिस तरह के किसी इदारे को समीना सप्लाई कर रही हैं और उनको इनवॉइस चली गई है, तो उसकी बेस पे बैंक इनको पैसा दे दे। अब जिस तरह ये कह रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो उनका पैसे के ऊपर बैंक को इतबार नहीं है कि वो टाइम पे दे देंगे, तो बैंक उसके ऊपर कैसे करेंगे? वो लोगों का सारा हमारा सिस्टम ये हो गया हुआ है। तो ये सिर्फ अगर हम समझे कि हुकूमत या बैंक कर सकेंगे, ये पूरा निज़ाम जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना पड़ेगा कि इसको हम थोड़ा बेहतर करें। और इनको दूसरा जो छोटा कारोबार है, इनको जो इनकी इंक्लूजन है इनटू बैंकिंग सिस्टम, ये भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और हुकूमत को इनके लिए अलग से, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक अलमिया है कि हम अभी तक दरमियाने और छोटे बिजनेसेस को बहुत आपस में मिक्स करते हैं, और ये इंटरनेशनली चलता है। हमारे यहाँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है, और मेरे ख्याल में इसमें नवीद बहुत अच्छी तरह को ये तो रोज़ डील करते हैं, हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि लोगों में जो एक प्रोफेशनल सर्विस है कि एक छोटा दफ्तर है जो कि सब 5, 10, 15, 20 छोटे बिजनेसेस को एक ईमानदारी से अच्छी तरह से प्रोफेशनली एक सर्विस प्रोवाइड कर दे, कुछ पैसे लेके कि ये आपका सारा अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, आपकी चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि बिजनेसेस महंगे अकाउंटेंट्स नहीं रख सकते। और उनको थोड़ा ट्रेन किया जाए, उनको इस चीज़ के लिए कि अपने हिसाब किताब रखें, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को और जो गैर सरकारी इदारे हैं इस चीज़ के लिए उनको तवज्जो देनी पड़ेगी कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, इनको ये सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। नवीद, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी। थैंक यू, आपने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया है अभी तक। लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को बता सकेंगे कि कारंदाज एसएमईज
की सरमाए तक रसाई को कैसे मुमकिन बनाता है? 43 लाख कारोबार हैं पाकिस्तान में जिन्हें आप छोटे या दरमियाने दर्जे का बता सकते हैं, और अगर आप दरमियाने का लें तो तकरीबन 10 लाख होंगे, बाकी सारे जो हैं वो छोटे दर्जे के कारोबार। इन कारोबारों में से अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि कितने हैं जिनको बैंकों ने आज तक कर्जा दिया, तो वो हैं 1,80,000। बाकी सारे इस वक्त कर्जा लेने से या पैसे लेने से, सरमाया लेने से बिल्कुल कासिर हैं। अच्छा, इसकी वजह दोनों तरफ है। एक तरफ ये है कि जैसे मुसद्दिक साहब भी कह रहे थे कि बैंक जो हैं उनके कहना चाहिए आदतें हैं कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा डाल दें, बड़े बिजनेस को पैसा दे दें, और जो मुश्किल काम है जैसे समीना के बिजनेस हैं उनको पैसा देने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत लगती है, तो वो उनको नहीं देते, वो आसान जगहों पे डाल के थोड़ा कम मुनाफा कमा लेते हैं। तो एक ये मसला है कि किस तरह से बैंकों को ये समझाया जाए या कोशिश की जाए कि वो ये समझें कि ये बिजनेस इतने मुश्किल नहीं, इतने रिस्क वाले नहीं हैं कि आप उन्हें पैसा दें तो उनका पैसा चला जाए। ये बिजनेस ऐसे हैं जो कि उनको सही मुनाफा भी देंगे और उन्हें इनकी मदद भी करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये जो छोटे बिजनेसेस और दरमियाने साइज के बिजनेस हैं, इन बिजनेसेस की अपनी काबिलियत को कि वो अपनी किताबें रखें, अपने टैक्स दें और अपने बाकी रेगुलेटरी चीज़ों को वो पूरा रखें ताकि बैंक जो हैं उनके बिजनेस को समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे फिर कारअंदाज आ जाता है। कारअंदाज ये करता है कि वो बैंकों के साथ भी काम कर रहा है। हमने कोई 4 बड़े बैंक हैं जिनको हमने इस वक्त अपना पार्टनर बनाया है, और मैं उनके नाम ले सकता हूँ। 2 इस्लामिक बैंक हैं, मीज़ान बैंक है, MCP इस्लामिक बैंक है, और दूसरे बैंकों में बैंक अल फलाह है और JS बैंक है, और इसके बाद दूसरे भी हैं जैसे आपने कहा और लीजिंग वगैरह, जिनके साथ हम बहुत करीबी तौर पे मिल के काम कर रहे हैं कि वो समझें इन मसलों को, और वो एक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं वो ऐसा कर्जा निकालने की कोशिश करें कि जब समीना साहिबा जैसा या इनसे बड़ा कोई और बिजनेस जाए या छोटा बिजनेस जाए तो वो उसको उस प्रोग्राम या उस प्रोडक्ट के हिसाब से फौरन कर्जा दे सकें और उनको 5 हफ्ते का इंतजार ना कराएं। दूसरी चीज, ना सिर्फ ये कि वो वक्त छोटा करें अपना कर्जे का डिसीजन लेने में, बल्कि जो मुसद्दिक साहब कह रहे थे कि आप जमानत और आप अपना कोलैटरल वो आप रखवाइए। अच्छा, हर छोटे और दरमियाने बिजनेस के पास ये नहीं होता, तो आपने तो ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस को बाहर फारिग कर दिया कि जिनको बैंक कभी लोन ही नहीं देगा। तो कारअंदाज का यहाँ पे ये काम है कि हमने इन बैंकों के साथ मिलके एक जिसे बोलते हैं सप्लाई चेन फाइनेंस, यानी सप्लायर्स को फंडिंग अप फ्रंट मिल जाए उनकी इनवॉइस के अगेंस्ट जो उन्होंने बड़े बिजनेस से लेनी है। इसमें आपको उस छोटे बिजनेस से ना उनका कोलैटरल लेने की जरूरत है, ना जमानत लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने तो अपना हिसाब सेटल करना है उस बड़ी कंपनी के साथ। अच्छा, ये करने के लिए कहने में बड़ी आसान काम है बात है, बट बैंकों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, हमें उनकी बात भी समझनी चाहिए। एक तो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास कोलैटरल और ये वो होना चाहिए। दूसरा ये कि उनके अपने अंदर के सिस्टम जो हैं वो भी इस तरह के नहीं बने हुए। तो हमने इन बैंकों के साथ मिलके, खासतौर पे 2 बड़े बैंक इन 4 में से, उनके साथ मिलके उनके लिए सिस्टम बनाने में उनकी मदद की है कि वो ऐसे बिजनेस को फौरन समझ सकें, 5 हफ्ते वेट ना करना पड़े, और उस पे फिर वो उस सरमाए की तरसील कर सकें। ये प्रोडक्ट जो सप्लायर्स के लिए है, ये एक बड़ा कामयाब प्रोडक्ट है, और आहिस्ता आहिस्ता बैंकों ने उसको फैलाना शुरू किया है। मजीद से मजीद इस तरह से छोटे सप्लायर्स का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन चेंज बहुत आहिस्ता आता है। पिछले 3 साल से एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम लगते देख रहे हैं बैंकों की। हमें कोई तरीका ढूंढना है कि ये जल्दी हो। तो एक दूसरा हल है कि स्मॉल बिजनेस, तो उनके अकाउंट पड़े हुए हैं बैंकों के पास, तो हमने अब बैंकों को एक सिस्टम बना के दे रहे हैं कि उस अकाउंट में जो कैश इन कैश आउट हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, उससे अंदाजा लगा लें कि इनके बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सोल्यूशन हो कि जिसमें ये अपने फोन से अपना इंफॉर्मेशन डालें, क्लिक करें, तो उनका बैंक फौरन समझ जाए कि इन्हें कितना कर्जा देना चाहिए और कितना मिल सकता है, और वो दिनों में नहीं, वो घंटों में हो जाएगा। और ये डेटा ऑलरेडी बैंक्स के पास है, उन्हें सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। तो ये दूसरा काम है।
फिर इसके अलावा ट्रेडिशनल जैसे कि हमारे कुछ प्रोग्राम ट्रैक्टर फाइनेंस के हैं ताकि किसानों को मिल सके कैश, उसमें हम एक बैंक के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। बड़े ट्रक उनकी फाइनेंसिंग के लिए है, टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो फार्मर्स हैं उनके लिए कि वो अपनी जो है खाद जो खरीदते हैं उस खाद के डीलर की फाइनेंसिंग, फार्मर की फाइनेंसिंग करके दें। और ये सारे प्रोग्राम जो है एक के बाद दूसरे रोल आउट है। ऑन द अदर साइड जो कंपनीज हैं उनके साथ हम मिलके काम करते हैं ताकि उनको हम या तो इक्विटी के तौर पे शेयर्स के अगेंस्ट सरमाया दें ताकि वो अपनी एक्सपेंशन कर सकें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं? जी, शराकत की बात कर रहे हैं। एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे एक आपकी है लेबोरेटरी चेन, उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, उनको पैसे दिए हैं। और कोविड के दरमियान जो हमने उन्हें कैश उनसे इसी शराकत के तौर पे दिया, उससे उन्होंने कोविड की टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपना जो है बिजनेस बढ़ाया। नई उन्होंने लेबोरेटरी की जगहें खोली। लेकिन बैंक अब इसको देख रहे हैं और हमारा ख्याल है कि जिसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आप करके दिखाएंगे तो फिर बैंक भी समझेंगे और बैंक करेंगे। तो ये हमारा दूसरा बिजनेस है जिसमें हम डायरेक्टली काम करते हैं बिजनेस के साथ। शुक्रिया नवीद, आपने बहुत डिटेल में समझाया कि कारअंदाज क्या करता है। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ऑलरेडी उस पर थोड़ा सा बोल भी दिया है, लेकिन कोविड के दौरान कारअंदाज ने एसएमईज को डायरेक्टली कैसे सपोर्ट किया था? जी बिल्कुल, बैंकों के साथ मिलके हमने ये किया कि जहां जिस बैंक के साथ हमने एक प्रोग्राम लगाया हुआ है आगे फाइनेंस करने का, बैंक देता है लेकिन हम पीछे से बैंक की मदद करते हैं, उसमें हमने बैंकों को कहा कि आप एक साल की छूट दे दें। तो जिस भी आगे बिजनेस ने बैंक को अप्लाई किया, उसकी बैंक ने हमारे बिहाफ पे उनको छूट दी 1 साल की इन वापस पैसे करने में। तो ये उनकी मदद कर रहा हूँ। जो दूसरी तरफ से हम जो शराकत करते हैं कंपनियों के साथ, उन कंपनियों में कुछ कंपनियां थी जिनको कैश की जरूरत पड़ी, बिकॉज बिजनेस बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, लोग आना बंद हो गए। तो उस वक्त कैश का काफ़ी उन्हें शॉर्टफॉल आया। तो उस शॉर्टफॉल के वक्त हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए और हमने उन्हें फंडिंग दी। और ये जो सरमाया हमने दिया, इस पे हमने कोई मार्कअप नहीं लिया। एक आध कंपनी में हमने उनको मशीनें खरीद के दी, जैसे मैं वो लेबोरेटरी की बात कर रहा था, वहाँ पे हमने उन्हें कोविड टेस्टिंग की मशीनें अपने सरमाए से खरीद के दी और कहा कि इसके आप बगैर मार्कअप के पैसे बाद में दे दीजिएगा। और 2 फायदे हुए, एक तो कौम का फायदा हुआ कि एक टेस्टिंग कैपेसिटी बनी, तो ये हमारे दिल को खुशी। दूसरा ये कि हमने अपने पार्टनर को, अपने शरीक को हमने बेहतरी की तरफ किया। तो हम अभी अपनी डिस्कशन के इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि मैंने तो आज की डिस्कशन से बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी इस डिस्कशन से काफी कुछ सीखेंगे। शुक्रिया हमारे सब मेहमानों का।